नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको पूरी तरीके से हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 10th क्लास के ऑल सिलेबस आप लोग यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। हम लोग उसके लिए कार्यरत भी हैं और जो सिलेबस आप लोग का चल रहा है, आशा करते हो सब आप में इंटरेस्टेड भी हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास हम लोग क्या चीज़ बेस्ट है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का। हमने 10th क्लास का कैमा नंबर चैप्टर उठाया था, तो सेकंड नंबर चैप्टर उठाया था। सेकंड नंबर चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने कल देख भी लिया था कि आखिरकार सेकंड नंबर चैप्टर का नाम क्या है। अगेन हम लोग राइट कर लेते हैं। हम लोग का नाम, हमारे सेकंड नंबर चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये हम लोग देख रहे थे। ये हमारा सेकंड नंबर चैप्टर था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिरकार आय किसे कहते हैं, इसका क्या सहभागिता है। आय जो हमारा आधार था किसी भी देश को, इससे पिछले नंबर चैप्टर में मैंने क्या के बारे में पढ़ाया था कि किसी भी देश या किसी भी राज्य का अगर तुलना करना है तो वह कैसे विकसित है, उसमें से आय एक प्रमुख महत्व कारण था हमारे पास, एक प्रमुखता कारण था हमारे पास। तो उसको भी हम लोग देखे थे। कल हमने इसको बांट करके भी देख लिया था। कल हम लोग राज्य के आधार पर देख लिए थे, राष्ट्र के आधार पर देख लिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है, आप लोग को टॉपिक पता है कि हम लोग को पढ़ना है बिहार की आय। हम लोग का आज पढ़ना है बिहार की आय। तो ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम हो गया बिहार की आय। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिहार की आय। आपको याद होगा कल की क्लास अगर आपने किया है तो उसमें हमने यह लास्ट पॉइंट लिखा था कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में, यह हमारा जो भारत है, इस पूरे के पूरे भारत में सबसे अच्छा उनका प्रति व्यक्ति आय हमारा कौन सा राज्य है, तो है गोवा है। मतलब सबसे अच्छा इनकम किनका है, तो गोवा का है। और सबसे न्यूनतम कहा जाता है तो किसका कहा जाता है, तो बिहार का कहा जाता है। तो सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, हमारा बिहार है। तो इसको हम लोग देख लिए थे। तो आज एक पॉइंट हम पुनः लिखते हैं, आपको हम फिर समझाते हैं। हम जानते हैं कि, क्योंकि हमको पता है, हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, हमारा गोवा है। गोवा है। हम यह भी जानते हैं कि, हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। हमने कल भी इस बात पर चर्चा किया था। तो ये अगर शहर की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला शहर कौन सा है, तो हमारा कौन हो जाएगा, बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला शहर, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम लिख देते हैं, PCI वाला शहर या जिला, आप जो बोल दीजिए, शहर कौन सा है हमारा, तो वह है पटना। और सबसे कम वाला कम पर कैपिटा इनकम वाला जिला कौन सा है हमारा, वाला जिला हमारा कौन सा है, वो है हमारा शिवहर। शिवहर कल पहले लिखा था, अब शिवहर लिखा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आखिरकार कि कैसे किस आधार पर किसी भी राज्य को हम कह सकते हैं कि वह विकसित है या विकासशील है, या कैसे कौन सा ऐसा आधार है हमारे पास, ऐसी कौन सा पैमाना है जहां पर पहुंचने के बाद हम उसको कह सकते हैं कि वह देश विकास कर रहा है या वह राज्य विकास कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन हमको अभी पढ़ना है बिहार के बारे में, तो वही पैमाने के आधार पर हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब बिहार के बारे में लेकर के चलते हैं आपको, कैसा कौन सा पैमाना है हमारे पास। तो बिहार के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास जो उपस्थित है, अब हम बात करते हैं, अब आय की बात आई है तो पुनः हम ले लेते हैं कि ऐसा कौन सा निर्धारक तत्व है कि जिस पर हम कह सकते हैं कि वह राज्य क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो वही इसके बारे में अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं किसी भी देश व राज्य की आय का मुख्य स्रोत उसकी उत्पादक क्रियाएं होती है। तो किसी भी, पहला पॉइंट हम इसके अंदर लिखते हैं, किसी भी राज्य तथा देश का व देश की आय का मुख्य स्रोत उसकी उत्पादक क्रियाएं होती है, उसकी उत्पादक क्रियाएं होती हैं। हमने पहला पॉइंट क्या लिया कि किसी भी राज्य तथा देश, या राज्य व देश हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी राज्य व देश की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, उसकी उत्पादक क्रियाएं होती है। अभी उत्पादक क्रिया क्या होता है इसको भी समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं, यहां पर अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार की आय का मुख्य स्रोत राज्य घरेलू उत्पाद है। राज्य घरेलू उत्पाद है। अब इसको समझते हैं, आइए इससे हम इसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था तीनों क्षेत्र के बारे में, पिछले कक्षा में आप लोगों को बताया था, पिछले कक्षा में नहीं मतलब जो शुरुआत हुआ था आप लोगों को पढ़ा चुके पिछले चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में आपको पता होगा कि जो हमारा तीनों के तीनों क्षेत्रक है, तो तीनों के क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रक। तो वही तो मैं कह रहा हूं, उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी भी चीजों का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। और जो भी चीज निर्माण हो रहा था वही तो हमारा क्या कहलाता था, उत्पाद कहलाता था। क्या कहलाता था, उत्पाद कहलाता था। मतलब हमारा कोई भी वस्तु का जो निर्माण होता हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र में वो कच्चा उत्पाद मिलता था, वही कच्चा उत्पाद जब हमारे फैक्ट्री में जाते थे तो उसको अच्छे तरीके से उसको बना करके अलग संरचना उसको ढाल करके बनाया जाता था। तो वहां पे हमारा क्या होता था, वो अलग प्रकार का हमारा क्या बन जाता था, उत्पाद बनता था। लेकिन वो उत्पाद तो था, वस्तु तो थे हमारे पास। तो हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम निर्माण करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पादक क्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत, उत्पादक क्रिया। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे बिहार में उसको हम एक अलग नाम दिए, किसी राज्य के अंतर्गत उसको अलग नाम दिया गया जिसका नाम है राज्य घरेलू उत्पाद। राज्य घरेलू उत्पाद। अब हम इसके अंतर्गत समझते हैं कि राज्य घरेलू उत्पाद आखिरकार होता क्या है। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि आखिरकार ये राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो हमको यह बताएगा कि वह राज्य में, उस राज्य में हो क्या रहा है, उस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आया है या किस कोई भी चीज है हमारे पास, उस उत्पाद की क्या स्थिति है हमारे पास, उसको यह बताता है। तो आगे हम इसको उठाते हैं और इस पॉइंट के बारे में समझते हैं। तो राज्य घरेलू उत्पाद का हम अब टॉपिक डालते हैं। अब इसको समझते हैं कि राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। आइए हम समझते हैं। हमने टॉपिक उठाया क्या, राज्य घरेलू उत्पाद। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो पहले समझते कि राज्य घरेलू उत्पाद होता है क्या।
कि देखिए किसी भी राज्य में वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को जब हम जोड़ देते हैं तो प्राप्त हमारे पास जो कुल मूल्य होता है ना, वही उस राज्य का हमारा क्या कहलाता है, राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। पुनः हमको समझिए कि किसी भी राज्य के वस्तु तथा सेवाओं के कुल मूल्य को जब बाजार मूल्य के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं, हम अपना राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसको हम आइए लिखते हैं कि अगर परिभाषा आ गया तो सर क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम इसको लिखते हैं। तो जब किसी राज्य के सभी वस्तुओं, जब किसी राज्य के सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त मूल्य ही राज्य घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। राज्य घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। अब पुनः इस बात को आइए हम समझते हैं कि हमने क्या लिखा। जब किसी राज्य के सभी वस्तुओं, मतलब जितने भी वस्तु हैं उन सारे के सारे वस्तुओं तथा सेवाओं, मतलब जो सेवाएं प्रदान की जाती है उस पर, तो जब किसी राज्य के सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्योंकि ये किसके बराबर हो जाता है, जब उसके बाजार मूल्य को आप जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाता है, हमारा राज्य घरेलू उत्पाद के बराबर हो जाता है। तो हमने भी तो वही कहा था कि जब किसी राज्य में, जब किसी राज्य के, जब कोई राज्य है तो जब किसी राज्य के वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त जो हमारा कुल आय होता है वही हमारा क्या कहलाता है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है कि वस्तु, सर कौन सा वस्तु और सेवाएं, तो ये कौन सा सेवा है, पुनः फिर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, तो वह है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो वही प्राथमिक क्षेत्र, वही द्वितीयक क्षेत्र, वही तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते थे, कृषि क्षेत्र कहते थे। प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या कहलाता था, प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या कहलाता था, कृषि क्षेत्र कहलाता था। प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या कहलाता था, कृषि क्षेत्र हमारा कहलाता था। अब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य पालन हो गया, ये बहुत सारी चीज होते हैं, खेती करना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, आपका खेती बाड़ी संबंधित हर चीज हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ गए हमारे पास। उसके बाद इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था द्वितीयक क्षेत्र, हम लोग क्या पढ़े थे, द्वितीयक क्षेत्र। अब जो हमारे पास ये द्वितीयक क्षेत्र है, यही द्वितीयक क्षेत्र हमारा क्या कहलाता था, औद्योगिक क्षेत्र। अब जो हमारे पास इस कृषि क्षेत्र से हम जो भी उत्पाद होकर गया हुआ है वही तो हमारा क्या कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र हमारा कहलाता है। और यही जो हमारा तीसरा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यही तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते थे बच्चों, तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे, सेवा क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे, सेवा क्षेत्र कहते थे। तो इसी से प्राप्त कुल आय को, कुल मूल्य को, बाजार मूल्य जितना भी है, देखिए अब जो बनता है फैक्ट्री में माल, उसका रेट, भाई अब जब फैक्ट्री है, मान लीजिए कि अपना जो फैक्ट्री बैठा हुआ है तो वहां पर कोई भी वस्तु का मूल्य कितना है, 2 रुपया है। अब 2 रुपया में हम उसको बनाए तो क्या हम 2 रुपया में बेचेंगे, नहीं,
हम उस पर मुनाफा कमाना चाहेंगे, हम उसको कम से कम कितना रुपए में बेचेंगे, तो 4 रुपए में बेचेंगे। कितना रुपए में बेचेंगे, 4 रुपए में बेचेंगे। अब जब वो 4 रुपए में लेगा तो फैक्ट्री से जो माल लेकर के आया उसको 4 रुपए मिला। अब वो 4 रुपए में जो खरीदा वह भी तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लेगा, उसको भी टैक्स लगा, लाने में भाड़ा लगा, कुछ ना कुछ तो लगा है, तो वो भी अपना माल चढ़ाएगा। अब बेचारा समझ लिए कि वो बेचारा कितना माल उस पर चढ़ा दिया, अब 8 रुपए में। वह किसी के साथ कितना में बेचा, 8 रुपए में बेचा। कितना में बेचा, 8 रुपए में। मतलब देख रहे हैं यहां पर 2 रुपया चढ़ा, लेकिन यहां पर दुगुना चढ़ गया, 8 रुपया चढ़ गया। अब वो जो दुकानदार है 8 रुपए में बेचेगा। अब वो दुकानदार से जो अब छोटा मोटा दुकानदार खरीद करके लेकर गया, वो जो छोटा मोटा दुकानदार जो खरीद कर लेकर गया, वो छोटा मोटा दुकानदार भी अपना भाड़ा खर्चा जोड़ेगा पूरा का पूरा, फिर अपना कुछ मुनाफा सोचेगा, तो वह इसको बेचेगा ज्यादा से ज्यादा कितना रुपए में, 16 रुपया में। मतलब सामान बाजार में आया तो कितना रुपए में आ गया, 16 रुपया में, जबकि उत्पादित मूल्य कितना था हमारा, 2 रुपया। तो आखिरकार सबने अपना फायदा सोचा, सबने अपना मुनाफा कमाने के लिए अपना कुछ ना कुछ यहां पे बढ़ाया। तो वस्तु 2 ही रुपया का है, लेकिन लिया कितना जा रहा है, 16 रुपया। क्यों, क्योंकि उसने अपना श्रम लगाया है, उसने अपनी मेहनत करी है। मैंने वही बोला है, जब किसी राज्य के सभी वस्तुएं, वो जो वस्तु या तो प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं, या तो तृतीय क्षेत्र से आते हैं, या तो द्वितीय क्षेत्र से आते हैं, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, वो बाजार मूल्य को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त मूल्य ही किसके बराबर हो जाता है, हमारा राज्य घरेलू उत्पाद के बराबर हो जाता है। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। इसके अंदर एक और पॉइंट लिखते हैं, मतलब राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर एक और पॉइंट लिखते हैं। तो राज्य घरेलू उत्पाद का नाम क्या लिखेंगे, इसमें तीनों क्षेत्र से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित रहता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, अभी हम देखें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का जो हमारा मूल्य होता है वो हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें तीनों क्षेत्र अर्थात प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक, यही ना हमारा, क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित रहता है। यह हमारा सेकंड नंबर पॉइंट हुआ किसका, राज्य घरेलू उत्पाद का। अब ये राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में तो सर बता दिए, अब इसको आखिरकार राज्य घरेलू उत्पाद के प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, हमको आज यह भी समझना है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि राज्य घरेलू उत्पाद, तो राज्य घरेलू उत्पाद वह होता है किसी भी राज्य में उत्पादित, तीनों क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं से प्राप्त बाजार मूल्य को जो हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। और इसमें तीनों क्षेत्र, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, मूल्य जुड़ा होता है। समझ में आ रही बात। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आखिरकार ये राज्य घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के कौन कौन से पैमाने हैं, ऐसा कौन कौन सा पैमाना है जिस पर हम प्राप्त कर सकते हैं कि राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य का कितना है। तो इसके प्राप्त करने के हमारे पास 2 पैमाने हैं। इसके प्राप्त करने के हमारे पास कितने पैमाने हैं, 2 पैमाने। पहला पैमाना जो है उसका नाम है जीएसडीपी, जिसका नाम क्या है, जीएसडीपी। इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में उसको कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसको प्राप्त करने के 2 तरीके हमारे पास। पहला तरीका जो आता है हमारे पास उसका नाम है सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये हमारे हो गए पैमाना हमारे पास। इसको इंग्लिश में और हिंदी में बहुत याद रखना जरूरी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस स्टेट, STATE, स्टेट डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। इसलिए इंग्लिश जरूरी है कि जब तक आपको इंग्लिश, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इंग्लिश से पूछता है, चैप्टर के लास्ट में आपको क्या क्या चीज है फुल फॉर्म ये सब मैं लिखा दूंगा। हमारे पास ये फुल फॉर्म है, इसका आपको पूछ देगा GSDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा। तो अभी हमने ये देखा सकल, सॉरी, अब दूसरा हमारे पास जो है वह है हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसका इंग्लिश हो जाएगा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको शॉर्टकट में लिखे थे क्या हो जाएगा NSDP, ये हमारा हो जाएगा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या निकला सर कि राज्य घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के हमारे पास दो पहलू हैं। पहला पहलू का नाम हमने दिया क्या, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। दूसरा का नाम दिया शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, GSDP। और सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछे तो क्या बोल सकते हैं, NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे पास ये है। अब आइए हम इसको समझते हैं कि आखिरकार ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। मतलब मेन पॉइंट ये हमारा था। अब मेन पॉइंट को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। ए नंबर इसको दे देते हैं, इसको बी नंबर दे देते हैं। अब ए नंबर हम लिखने जा रहे हैं। अब ए नंबर के अंतर्गत जो पॉइंट होगा उसको हम लिखेंगे कि आखिरकार ये GSDP है क्या सर। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप किसी भी देश के प्रगति के बारे में आप नहीं समझ सकते, वो विकास कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं समझ सकते आप। तो आखिरकार ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए, हमारे पास एक वर्ड है, नहीं आएगा तभी हम बताएंगे। चलिए, हमने क्या लिया था, ए नंबर। ए नंबर में हमने लिया था क्या, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में हमने लिखा था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक PRODUCT प्रोडक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पुनः लिख लीजिएगा GSDP। हमारे पास यह है। अब आपके दिमाग में आता होगा यह है क्या, तो ध्यान दीजिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वह होता है किसी भी राज्य में एक लेखा वर्ष में तीनों क्षेत्रों से प्राप्त कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। GSDP वह होता है, GSDP हमारे पास जो किसी भी राज्य का तीनों क्षेत्रों को मतलब एक लेखा वर्ष में, हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं, एक लेखा वर्ष में प्राप्त तीनों क्षेत्रों से कुछ भी जो प्राप्त होता है उसके कुल मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, क्योंकि अगर इसका परिभाषा पूछेगा तो सर कैसे लिखेंगे, तो पुनः इसके परिभाषा में मैं आपको लिखा सकता हूं, किसी भी राज्य के भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी राज्य के भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में
एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं या वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा हमारा? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब पुनः आइए इसको हम समझते हैं। हमने लिखा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब अब इसको समझने के लिए हमने परिभाषा तैयार किया कि किसी भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र, अब इसको हमको समझना, एक वर्ड है हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में, यह दूसरा वर्ड है जिसे हमको समझना है, एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, अभी हम वस्तु और सेवा समझ लिए हुए हैं, मौद्रिक मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो देखिए भौगोलिक सीमा के अंदर कहने का मतलब हमारा जितना दूर तक ले हमारा राज्य फैला हुआ है वही हमारा भौगोलिक सीमा हो गया। तो हमारा ये भौगोलिक क्षेत्र हो गया हमारे पास। तो भौगोलिक सीमा के अंदर मतलब आपका राज्य जितना क्षेत्र तक फैला हुआ है, आपका देश जितना क्षेत्र तक फैला हुआ है उसके अंदर, ठीक है, उसी के अंदर, तो भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष मतलब 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक, याद रखिएगा लेखा वर्ष की अवधि होती है। किसी वर्ष का अगर लेखा वर्ष रखा जाता है तो वह 31 मार्च को लास्ट रहता है, 1 अप्रैल से पुनः शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के लेखा वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष में लेखा वर्ष मतलब किसी भी देश का लेखा वर्ष निर्धारित किया जाता है। 1 साल का जो हमारे पास कुछ भी होता है, हमारे देश में कुछ भी रखा जाता है तो वह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमारा एंड रहता है। तो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, और 31 मार्च, मार्च का मतलब उस साल का अंतिम दिन माना जाता है, तो वह अंतिम दिन माना गया। तो हमारा लेखा वर्ष की अवधि किस दिन से स्टार्ट हो जाती है? 1 साल, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि, यह पूरा का पूरा हमारा एक लेखा वर्ष कहलाता है। तो वह क्या कह रहा है? किसी भी राज्य के भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुएं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र से आए, तो हमारे पास वही तो कह रहा है कि वस्तुएं एवं सेवाएं का मौद्रिक मूल्य, कहने का मतलब पैसा से संबंधित जो मूल्य है जिसको हम पैसा से आंक सकते हैं। अब आपको जीवन प्रत्याशा दर हम आपको बताए थे, क्या जीवन प्रत्याशा दर को हम अपने पैसे से आंक सकते हैं? नहीं, वो जीवन प्रत्याशा दर है वो किसी भी राज्य के लिए वो क्या है, उसमें सुधार ला करके, उसमें परिवर्तन ला करके उसको सुधारा जा सकता है, उसको पैसे से नहीं आंका जा सकता। हाँ, पैसा पैमाना है, एक मुख्य पैमाना है, ये मैं कितनी बार बता चुका हूं। तो वही है कि वस्तु सेवाओं और मौद्रिक मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसका अगला पॉइंट हम लिखते हैं, आइए समझिए। ये लेखा वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। आगे हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में? इसमें तीनों क्षेत्रकों से, इसमें तीनों क्षेत्रकों से प्राप्त मूल्य जुड़ा होता है। मतलब चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्र हम अभी कभी बता दिए आपको, प्राथमिक क्षेत्र हो गया हमारा, द्वितीय क्षेत्र हो गया हमारे पास, तृतीय क्षेत्र। तो चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र हो हमारे पास, द्वितीय क्षेत्र से भी, चाहे वो हमारा तृतीय क्षेत्र हो, इस किसी भी क्षेत्र से प्राप्त जो हमारा मूल्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब चलिए हम इसके दोष को माप लेते हैं कि आखिरकार इसमें अगर दोष नहीं होता तो हमारे पास सकल राज्य घरेलू उत्पाद को मापने का दूसरा तरीका नहीं अपनाना पड़ता। तो इसमें कुछ दोष भी है, आइए ध्यान दीजिए। इसका दोष यह है
कि ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी क्षेत्र से प्राप्त अगर मूल्य को अगर जोड़ेंगे तो क्या हमको उसको खरीदने में, जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने जो चीज उपजाए, गेहूं उपजाया, तो गेहूं को उपजाने में क्या मेरे तरफ से कोई चीज नहीं लगा है? क्या मेरा कोई खर्चा नहीं लगा है? मेरे बीज जो खरीदे थे बीज में मेरा पैसा लगा है। अब जो हम सिंचाई किए थे सिंचाई में भी मेरा पैसा लगा था। मतलब हमने बहुत सारी चीजें ऐसे दी है जो कुछ ना कुछ तो हमारी तरफ से दिया गया है, तब वह चीज प्राप्त हुआ है। तो यहां पर आकर के ये हमारा जो पॉइंट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद मात खा जाता है। तो इसका दोष यही है। तो चलिए इसके दोष के बारे में लिखते हैं, इसका दोष किस आधार पे है। तो जीएसडीपी का अब हम दोष देखते हैं, लिख देते हैं पॉइंट इसी के अंदर, इसके दोष। इसको प्राप्त करने के लिए अपने तरफ से हमें कुछ व्यय करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम सिंचाई की बात करते हैं या फसल में, मान लीजिए हम कृषि की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में हम जो चीज उपजाते हैं तब बीज में लगा पैसा, बीज की खरीदारी में लगा पैसा, सिंचाई में लगा पैसा, मेहनत या मजदूरी में, जो भी मजदूर हमारे अपने खेत में खटवाए उसको भी तो हमको देने में लगा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको उसमें जो देखना पड़ता है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जब सब इंक्लूड हो गया तो प्राप्त हुआ, तो ज्यादा होने से हमको क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं ना हुआ हमारे पास। अब हम देखेंगे तो वही मजदूरी में, मेहनत, मजदूरी में, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसके दोष क्या है। अब हम आगे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बी नंबर उठाते हैं। अब इसी से रिलेटेड है वह, अब इसके ही परिभाषा से हम दूसरा परिभाषा तैयार करेंगे। अंतर क्या है यह सुन लीजिए। अभी इसमें क्या कर रहे थे कि हमारा जितना भी था तीनों क्षेत्र से प्राप्त, चाहे वो मेहनत था, चाहे बीज खरीदे, चाहे सिंचाई लगाने में, सारा का सारा पैसा उसमें लग जाता था, तब हमारा सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता था। अंतर बस इतना तो है, इसके दोष को जब हम हटा देते हैं तब हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकल जाता है। कहने का मतलब हमने जितना उसमें लगाया है उसको प्राप्त करने में, उसको अगर घटा दे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। आइए हम इसको परिभाषा को लिखते हैं। NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी के आधार पर हम अभी एक पॉइंट और लेकर के समझेंगे कि आखिरकार वह है कैसे। हमने बी नंबर पॉइंट दिया था जिसका नाम दिया था शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको याद रखना जरूरी है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह हमारे पास पॉइंट प्राप्त हुआ। इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना आपको जरूरी है, सीधे दे देगा NSDP, where N stand for net, S stand for state, D stand for domestic and P stand for product। यह बात आपको याद रखना है। आगे ध्यान दीजिए कि हमारे पास NSDP आ गया कि आखिरकार NSDP कहां से प्राप्त होगा। तो NSDP वह होता है किसी भी राज्य के भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उस उत्पादित वस्तुओं में से उसके लागत को अगर घटा दिया जाए, उसको प्राप्त करने में जितना मैंने लगाया उसको अगर घटा दिया जाए, वही हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। आइए हम इसका परिभाषा लिखते हैं।
सर पेंसिल कहाँ है? आपके पास रखे हुए हैं सर। तो इसमें नहीं है, इसका मतलब पेंसिल खत्म हुआ। सर ये नहीं है, ये तो कथी है। चलिए इसका परिभाषा हम पुनः लिखते हैं। इसका परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? किसी भी राज्य के भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखावर्ष में प्राप्त कुल मूल्य में से अपने लागत को घटाने से प्राप्त मूल्य ही क्या कहलाता है? हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो समझते हैं, मैंने आपको बताया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या। तो जीएसडीपी वह प्रोडक्ट होता है, जीएसडीपी वह पैमाना होता है जिसमें हम अपने देश में तीनों क्षेत्रकों से जितना भी मैंने सेल किया, जितना भी हमारा बाजार मूल्य प्राप्त हुआ है, वो सारा का सारा उसमें ऐड रहता है। हमने कितना मेहनत किया, सारा का सारा उसमें ऐड रहता है। और उसी में से हमने जितना उसमें लगाया था उतने को निकाल लिया जाए, तब जो हमको शुद्ध प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एनएसडीपी कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में आइए हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, आपके युधिष्ठिर सर एक दुकानदार है। अब दुकानदार होने के नाते मैंने एक फैक्ट्री लगाया, मतलब दुकानदार है, मान लीजिए हम दुकान लगे। अब दुकान में मैं कितना रुपया लगाया हूं? एक बार में 1 लाख रुपया मैंने लगा दिया। मैंने कितना लाख रुपया लगा दिया? 1 लाख रुपया लगा दिया। 1 लाख रुपया मैंने अपना लगाया, वो जमीन का जो है सो अलग से लगा, जमीन का भी उसमें ऐड हो गया सारा का सारा। अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके सारा का सारा। 1 लाख रुपया का तो मैं सामान ला करके अपने दुकान में रखा हूं। अब उसके लिए जो हमारे पास आएगा क्या कहते हैं, मजदूर हम अपने दुकान में रखने के लिए हम अपने पास जो लेबर लेकर के आएंगे वो भी रहेगा, वो भी खटेगा, सारा का सारा काम करेगा। वो सब चीज हमारे पास आकर के यहां पर खटेगा। अब 1 साल बाद, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में हमने कुछ ना कुछ तो मुनाफा कमाया होगा। आखिरकार क्या कमाया होगा? अगर इस 1 लाख को भी वो पूरा का पूरा हमने 1 साल में जितना का जितना हमने सेल किया है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तब तो हमको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। तो वह हमारा प्राप्त जो होगा मतलब इस 1 लाख में, और यह 1 लाख हमने जितना कमाया, जैसे मान लीजिए कि हमने 1 साल के अंतर्गत जोड़ा तो हमने 10 लाख कमा लिया था। कितना कमा लिया था? 10 लाख कमा लिया था। इसमें से हमने मजदूर को कितना पर रखा था? मान लीजिए 200 रुपया दिया था, पूरे साल भर में उसको 200 रुपया दिया। अब मजदूर पर 200 रुपया, जमीन के भाड़ा भी साल भर में हमको कितना लगा? 200 रुपया। मतलब एक्स्ट्रा में कितना? 1,04,00,000 रुपया हमने क्या किया? खर्चा किया। हमने कितना कमाया? 10 लाख रुपया कमाया। कोई दिक्कत? अब इस 10, ये जो हमारा पूरा टोटल के टोटल जोड़ेंगे, ये हमारा इसमें भी जोड़ने के बाद 10 लाख पूरा में इस 10 लाख में पूरा जुड़ा हुआ है, तब हमारा जो प्राप्त होगा वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। लेकिन इसी 10 लाख में से इसके कमाई को, इसके कमाई को और इस 1 लाख को अगर घटा ले तब हमारा जो प्राप्त होगा, मतलब इस 10 लाख में से अगर घटाइएगा 1 लाख तो 9 लाख, और 9 लाख में से आप 400 रुपया और घटा दीजिए तो जो हमारा प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। हम आज जो पढ़े हैं वाकई में हम अपना एक पैमाना लेकर पढ़े हैं। कल मैं आपके सामने एक ग्राफ लेकर आऊंगा, उस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार हमारे बिहार की
क्या स्थिति है, हमारे बिहार की जो स्थिति है वह पहले की तुलना में बेहतर हुई है या अब उसकी स्थिति और बदतर हुई है, और अभी किस पैमाने पर बैठा हुआ है, इसके बारे में कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ठीक है।